नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी इस क्लास में। और जैसा आपसे हम लोगों ने वादा किया था कि विभिन्न विषयों को लेकर आएंगे। इतिहास शुरू हो चुका है, प्राचीन भारत का इतिहास मैंने ही शुरू किया है, उसको मैं ही पढ़ाऊंगा। हिंदी विजेंद्र सिंह जी लगातार पढ़ा रहे हैं आपके लिए। भूगोल के लिए उत्कर्ष सर लगातार पढ़ा रहे हैं। और जल्दी ही साइंस और मैथ और रीजनिंग भी आपकी स्टार्ट होगी। तो धीरे धीरे कर पूरा एक पैकेज आपके लिए मिलेगा। बस आपको जो करना है वो ये है कि आप प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने मित्रों को शामिल कीजिएगा हमारे साथ और समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरी वीडियो देखा करिएगा, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चलते चलते देखने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और जब आप बैठकर पूरी वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें बताया क्या गया है। ठीक है, तो आप लोग उसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा, पूरी वीडियो को देखा करिएगा और उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। मेरा मुख्य फोकस जो रहता है वो नोट्स प्रिपेयर कराने पर रहता है। वो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है नोट्स। जब वो होंगे आपके पास तो आप किसी भी परीक्षा के लिए किसी वक्त तैयार रहेंगे। आपको हर वक्त ये मोबाइल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मोबाइल से एक अल्टरनेटिव है ये, है ना। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये टोटल नहीं है। ठीक है, खैर आप लोग पढ़िएगा, समझदार हैं आप लोग और अच्छा सा तैयारी भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अनुच्छेद 16 तक का अध्ययन कर लिया था। अनुच्छेद 16 सरकारी नियोजन में समानता की बात कर रहा है, और जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, आज हम इस वाले भाग को समाप्त कर लेंगे। यानी कि आज हम दो अनुच्छेद पढ़ेंगे, 17 और 18। महत्वपूर्ण है, बढ़िया है, ज्यादा बड़े नहीं है। छोटी सी वीडियो होगी, छोटी सी क्लास होगी, पूरी जरूर देखिएगा। चलिए, तो शीर्षक दीजिएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? देखिए, प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता के अंत की। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता और भेदभाव किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, निषिद्ध किया जाता है। और कोई इसका अगर अनुपालन करता है, कोई इसको फॉलो करता है, तो ये एक अपराध है और इसके लिए संसद विधि बनाकर दंड की व्यवस्था कर सकती है, अर्थात ये एक दंडनीय व्यवस्था है। अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अस्पृश्यता एक अपराध है और इस अपराध को करने पर आपको दंड दिया जा सकता है, अर्थात ये एक दंडनीय व्यवस्था है। और इसको दंड देने की जो व्यवस्था करेगी वो संसद करेगी, अर्थात संसद विधि बनाकर कोई व्यक्ति अगर अस्पृश्यता करता है, किसी व्यक्ति से छुआछूत की भावना रखता है, तो उसको दंड दिया जा सकता है। अब प्रश्न एक उठता है आपके सामने कि ये अस्पृश्यता है क्या? अस्पृश्यता का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं नहीं किया गया है। हालांकि दंडनीय व्यवस्था की जो बात की जाती है तो 1955 में एक जो कानून बनाया गया था वो था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। 1955 में अस्पृश्यता ब्रैकेट में अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। इसके तहत कुछ बातों का उल्लेख किया गया था और इसी अधिनियम को 1976 में नाम बदला गया और वो हो गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके तहत कुछ बातें बताई गई, जैसे मान लीजिए एक सार्वजनिक स्थान है और सार्वजनिक स्थान पर सभी लोग आ रहे हैं और आपने किसी जाति को रोक दिया कि भाई आप प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप अमुक जाति से बिलोंग करते हैं,
धर्मशाला है, दुकानें हैं, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है, मेला है, त्योहार है, या सार्वजनिक समागम का कोई स्थान है, धर्मशाला वगैरह है, इसके अंतर्गत आप किसी जाति विशेष के व्यक्ति को प्रवेश से रोक लगते हैं तो आप पर अस्पृश्यता का उल्लंघन माना जाएगा, अर्थात आप अस्पृश्यता को फॉलो करते हुए माने जाओगे। 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम को पारित किया था। क्या किया था 1980 में? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत कुछ बातें की गई, जैसे किसी व्यक्ति को जाति से संबोधित करना, किसी व्यक्ति पर अत्याचार करना, उससे बेगार कराना आदि सब अस्पृश्यता के अंतर्गत आते हैं। जाति सूचक सबसे संबोधित करना इसके अंतर्गत आता है। अब इसके तहत व्यवस्था ये कही गई थी कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगेगा वो तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ये गैर जमानती व्यवस्था की गई, अर्थात इस पर आपको जमानत नहीं मिलेगी जब तक कि मुकदमे की पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती। दूसरी बात, इसमें न्याय व्यवस्था के एक पहलू को थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या किया गया कि मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स बाई पर चोरी का आरोप लगाते हैं, एक्स बाई पर चोरी का आरोप लगाते हैं, तो यहां आरोपी कौन है? आरोपी बाई है। आरोपी कौन है? बाई है। लेकिन ये आरोपी है, इस बात को सिद्ध करने का अधिकार एक्स के पास है, जिसने क्या की है? जिसने शिकायत की है। यानी कि एक्स इसको प्रूव करेगा कि बाई आरोपी है। भारत की न्याय व्यवस्था में एक बात उल्लेखित, एक बात कही जाती है कि यहाँ 1000 गुनहगार छूट जाए भले ही, लेकिन एक भी बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। ये समझती है न्यायपालिका कि बाई जो है ये बेगुनाहगार है, इसने कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन इसने चोरी की है, इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा एक्स के द्वारा। यानी कि एक्स ने आरोप लगाया, आरोपी बाई है, जिसने आरोप लगाया उसको ये सिद्ध करना होगा कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने हमसे चोरी की है। लेकिन SC/ST एक्ट में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम है, इसमें यदि एक्स शिकायत करता है बाई पर, बाई आरोपी बनता है, तो यहाँ आरोपी को ये सिद्ध करना होगा कि मैं बेगुनाहगार हूं। अर्थात SC और ST एक्ट के अंतर्गत आरोपी को प्रारंभ से ही गुनाहगार माना जाता है। अन्य केस में आरोपी को प्रारंभ से ही बेगुनाहगार माना जाता है और जिसने शिकायत की है उस पर यह दायित्व बन जाता है, ये कर्तव्य बन जाता है कि वह सिद्ध करे कि इसने अमुक व्यक्ति ने मेरी चोरी की है या मुझे मारा या पीटा है, साधारण नियमों में। लेकिन SC/ST एक्ट के तहत जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया गया है, वह व्यक्ति ये सिद्ध करेगा कि मैंने इसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं किया था। बात समझ में आ रही है आपको? ये इस व्यवस्था के अंतर्गत है और ये व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और इसकी जो गिरफ्तारी है वो गैर जमानती है, गैर जमानती है। ऐसे ही एक केस हुआ था बंबई में, SK महाजन का केस। SK महाजन के केस में एक व्यवस्था के तहत एक कर्मचारी था, उसने अपने जो डायरेक्टर था, जो वहां पर जो टेक्निकल एजुकेशन थी, उसका जो डायरेक्टर था, उसके खिलाफ इसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ व्यवस्थाएं इसके लिए की और इस व्यवस्था से नाखुश होकर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर सुनवाई करना प्रारंभ किया। 2 वकील थे, A.N. गोयल साहब थे, जस्टिस A.N. गोयल साहब, और दूसरे थे U. ललित।
यू ललित, इन दोनों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और सुनवाई के तहत दो बातें व्यवस्थाएं यहां पर की गई। सबसे पहली बात, अगर व्यक्ति सरकारी है तो यदि व्यक्ति सरकारी है, सरकारी नौकरी पर है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका जो बॉस होगा यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, उसका जो अधिकारी होगा, उसको आप सूचना देंगे, उसके बाद ही इसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसको पूर्व सूचना देनी पड़ेगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए। वहीं अगर व्यक्ति सरकारी नहीं है, निजी है, मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति है, तो प्राइवेट व्यक्ति के लिए सबसे पहले वरिष्ठतम पुलिस अधीक्षक को या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आपको बताना पड़ेगा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बताना पड़ेगा और जांच के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। समझिए, एसके महाजन के केस में एसके महाजन ने कहा कि मैं तो उस व्यक्ति से मिला भी नहीं हूं आज तक, मैं कैसे उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर सकता हूं। लेकिन आप जो मेरी गिरफ्तारी कर लेंगे तो इससे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। भले ही मैंने वो कार्य किया हो या ना किया हो, लेकिन समाज मुझे उसका दोषी मान लेगा और स्वयं सिद्ध मुझ पर निर्णय दे देगा। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि इस केस के होने वाले दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए किसी समय यहाँ पर मायावती की सरकार ने इसमें कुछ परिवर्तन किया था और एक जनरल व्यक्ति की गवाही इसमें कंपलसरी कर दी गई थी। एसके महाजन ने भी कहा कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा इस पर नुकसान पहुंच रहा है, इससे मेरे जो जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत उसका उल्लंघन हो रहा है। अतः इसकी जांच कर लीजिएगा और अगर मैं दोषी पकड़ा जाता हूं या दोषी पाया जाता हूं तो मुझे आप गिरफ्तार कीजिएगा, जो सजा है वो सजा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात से सहमत होते हुए दो व्यवस्थाएं की। अगर सरकारी व्यक्ति है तो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पूर्व सूचना देनी पड़ेगी और अगर प्राइवेट व्यक्ति है तो वरिष्ठतम पुलिस अधीक्षक की अनुमति से उसको गिरफ्तार किया जाएगा और जांच के बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं की गई। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2 अप्रैल को एक बड़ा जन आंदोलन हुआ देश भर में और लगा कि SC/ST एक्ट को समाप्त कर रही है सरकार। ऐसा नहीं था, वैसे SC/ST एक्ट को समाप्त नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात की गई थी। वो भी सरकार ने नहीं की थी, हाईकोर्ट ने की। वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिलकर की थी, है ना। पहले हाईकोर्ट का निर्णय आया था, लगभग यही आया था, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी लगभग यही निर्णय आया था। जब ये निर्णय आ रहा था उस वक्त सरकार से उन लोगों ने राय मांगी। सरकार ने अपना एफिडेविट दिया कि हाँ आपके बात सही है। लेकिन 2 अप्रैल को एक जन आंदोलन हुआ बड़ा देश भर में, भारत बंद का आह्वान किया गया और न जाने राजनीतिक कारणों की वजह से सरकार ने फिर से एक एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमारे पुराना वाला जो एफिडेविट है वो निष्प्रभावी कर दिया जाए। अर्थात हमने जो पहले बात कही थी उसको कोई मूल्य ना रखा जाए, कोई बात ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके एफिडेविट के आधार पर अपने फैसले को वापस ले लिया और कहा कि जैसे पहले व्यवस्था थी इस एक्ट के तहत वैसी ही व्यवस्था कर दी जाए, अर्थात शिकायत करते ही उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, गैर जमानती प्रवृत्ति रखी जाए उसकी, और व्यक्ति को जो आरोपी है उसको स्वयं सिद्ध करना होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्लियर है? तो वर्तमान में यही व्यवस्था है और अब इसके अंतर्गत ही कार्य किया जाता है। तो अगर आप किसी भी स्पर्शता करते हैं तो इस कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की जो इस तरह का काम करेगा। फिलहाल इसके पीछे एक उद्देश्य था कि उस व्यक्ति को अगर तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह क्या कर सकता है, जो सबूत है, जो साक्ष्य है, उसको परिवर्तित कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है या अपने प्रभाव से उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है। इसलिए सबसे पहले उसकी कार्रवाई को रोकने के लिए उसको गिरफ्तार करो, उसके बाद बात की जाएगी। क्लियर है यहाँ पर बात? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर आप पर अस्पृश्यता का आरोप लग जाता है, किसी व्यक्ति पर अस्पृश्यता का आरोप लग जाता है, तो वो चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है, उस पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अस्पृश्यता का अंत क्या अनुच्छेद 17 के अंतर्गत और उसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई थी सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा, तो इन 3 अधिनियमों को आप लोग याद रखिएगा। एसके महाजन वाला केस को याद रखिएगा, एसके महाजन के केस में क्या कार्रवाई की गई थी, क्या जवाब दिया गया था, सब आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया मैंने। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की।
अनुच्छेद 18 बड़ा बढ़िया अनुच्छेद है, देखते हैं उसको भी। और ये समानता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है। चलिए, आप लोग और भी वीडियोस देखिएगा, आप में सब में आनंद आएगा, आप देखिएगा और पूरी देखिएगा, है ना। सिर्फ ऐसे ही बस खोलकर देखने से काम नहीं चलेगा, और नोट्स बनाइएगा, है ना। बहुत सारी केस स्टडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, विभिन्न केस की, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न केस की हम लोगों ने वहाँ चर्चा की है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। केस स्टडी वाले प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और सर भी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंप्रूवमेंट है उन लोगों का, क्योंकि पहली बार उन लोगों ने कैमरा फेस किया है, तो कैमरा फेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, परेशानी आती है शुरुआती दौर में, लेकिन आप उनकी पहली वीडियो से और तीसरी और चौथी वीडियो में आप इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। क्लियर है। तो अनुच्छेद 18 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 क्या है? ये उपाधियों के अंत के बारे में बताता है, उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। अब क्या है उपाधियों का अंत, क्या बात कहता है, सुन लीजिए। जब हमारा देश गुलाम था, हम अंग्रेजों के हाथों परतंत्र थे, तो अंग्रेज क्या करते थे, अपने निजी हित के लिए कुछ समाज के वर्चस्व लोगों के लिए, जो बड़े लोग थे या जिनका लोग कहना मानते थे, उन लोगों को खुश करने के लिए कुछ उपाधियां दे दिया करते हैं, जैसे राय साहब, राय बहादुर, नवाब साहब, राजा साहब, दीवान जी, राय साहब। तो ऐसी बहुत सारी उपाधियां दे दी जाती थी। कारण क्या था कि ये लोग भी क्या होते थे, खुश होते थे और सरकार के लिए, अंग्रेजों के लिए खुलकर काम करते थे। तो इस तरह की उपाधियां बांटने का क्रम अंग्रेजों ने चलाया, जिससे कि समाज के समृद्ध या जो मजबूत लोग हैं उनको अपनी तरफ बुलाया जा सके। लेकिन वर्तमान में आप इसको जरा सोच के देखिएगा कि अगर आपको एक जलसा, एक सम्मेलन या एक समारोह या शादी समारोह हो रहा हो, उसमें आप कहें साहब राय साहब आने वाले हैं, तो लोगों के मन में लगेगा पता नहीं कौन से राय साहब आने वाले हैं, और एक विशेष इज्जत उनकी निगाह में आ जाएगी, या विशेष एक महत्व इनको स्थान दिया जाएगा। लेकिन ये जो राय साहब आपने कह दिया, ये क्या करता है, दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद या भेदभाव उत्पन्न करता है। एक तो राय साहब हैं, तो राय साहब के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। दीवान जी आ रहे हैं, अगर कहीं पर आ जाए कि साहब डीएम साहब आ रहे हैं या कोई और व्यक्ति आ रहा है, तो क्या होगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, नाश्ता पानी चाय के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो क्या हो रहा है, उसने समाज के दूसरे व्यक्ति और राय साहब के बीच में एक भेदभाव उत्पन्न कर दिया। राय साहब को भी लगता है जो कॉलर टांगकर कि मैं राय साहब हूं और मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी है, ये छोटे लोग हैं। क्या हुआ, भेदभाव उत्पन्न हो गया समाज के बीच में। समाज के बीच में दो लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न हो गया, और राज्य इसी को समाप्त करना चाहता है। बोले कोई राय साहब नहीं, कोई दीवान जी नहीं, कोई राय बहादुर नहीं, कोई राजा नहीं, सब एक समान है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ इन उपाधियों का प्रयोग ना करे, जिससे कि भेदभाव में वृद्धि ना हो। इसलिए अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार की बात करता है, सभी व्यक्ति समान हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। आपको कई बार देखा होगा, कई बार वीडियोस में, कि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो 2-3 वीडियो फेसबुक पर खूब आते हैं उनकी, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी वो मंच पर चढ़ते हैं तो एक कुर्सी पर एक तौलिया पड़ा हुआ है, टॉवल पड़ा हुआ है, एक कुर्सी कुछ ऊंची है दूसरी अन्य कुर्सियों से अपेक्षा। वो दोनों ही स्थितियों में, पहली स्थिति में बड़ी ऊंची वाली कुर्सी को हटवाकर सामान्य जैसी और कुर्सियां थी वैसी ही कुर्सी पर बैठते हैं, और तौलिया वाले केस में तौलिया हटा देते हैं। ये तौलिया बिछाना, ऊंची कुर्सी करना क्या करता है, ये व्यक्ति को विशेष महत्व देने का प्रयास है। अर्थात ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से ग्रेट है, बड़ा है, महान है, उच्च पद को धारण किया हुआ है। ये बात तब की कर रहा हूं जब वो राष्ट्रपति नहीं थे। इन्होंने दोनों समय में कुर्सियां हटवा दी, ऊंची कुर्सी भी जिस पर टॉवल पड़ा था उसको भी हटवा दिया था। वो कह रहे थे कि सभी व्यक्ति समान है, अब मैं राष्ट्रपति का हूं तो मैं आम जनता हूं। ये जो ऊंची कुर्सी है, यही उपाधि थी। राय साहब, राय बहादुर, दीवान जी, राजा जी, सर जो लगती थी, वो सब यही उपाधि थी। और इस उपाधि को समाप्त करने का प्रयास किया कि कोई ऐसी उपाधि नहीं की जाएगी। मेरे हिसाब से यहां तक की बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ बातें हैं, जैसे पहले
अगर कोई व्यक्ति एकेडमिक रूप से कोई उपाधि धारण करता है, एकेडमिक में शैक्षिक रूप से चाहे विद्यार्थी और चाहे उस विद्यालय के शिक्षक कोई उपाधि धारण करते हैं, तो ये उपाधि को वो अपने साथ यूज कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थी क्या करेगा, विद्यार्थी डॉक्टर की उपाधि ले लेगा, पीएचडी कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा। शिक्षक प्रोफेसर की उपाधि ले लेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की उपाधि ले लेगा। अर्थात अगर आप लोग दोनों में तुलना करें तो राय साहब राय बहादुर के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता थी? एक ही विशेष योग्यता की आवश्यकता था कि वो अंग्रेजों के वफादार हुआ करते थे, इसलिए उनको मिलती थी, लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई उपलब्धि नहीं थी। लेकिन व्यक्ति अगर डॉक्टर की उपाधि ले रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, तो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, वो शिक्षा के माध्यम से उस स्थान पर पहुंचा है, इसलिए इस प्रकार की उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, सेना के क्षेत्र में जैसे आप लोग मालूम है कि जनरल लगाया जाता है, जनरल, मेजर, कैप्टन, कप्तान आदि आदि जो स्थान है या पद है, इनका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ये भी योग्यता के आधार पर धारण किए हुए हैं। तो सेना के मामले में और एकेडमिक मामले में इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे प्रोफेसर एक्स हो गए, जनरल वाई हो गए, इनका प्रयोग किया जा सकता है, और इनका प्रयोग रिटायरमेंट के बाद भी किया जा सकता है, न केवल पद पर रहते हुए बल्कि पद के बाद, रिटायर होने के बाद भी इन्हीं पदों के नाम अपने नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात समझ आई। दूसरी बात, भारत में सामाजिक सेवाओं के लिए कुछ पदों को प्रारंभ किया गया था। जैसे 1954 से पद्म पुरस्कार शुरू किए गए थे, यानी कि पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगर किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति अपने नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता पद्म विभूषण मिस्टर एक्स, पद्म भूषण मिस्टर वाई, न नाम से पहले न नाम के बाद। कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं करेगा, ये भी भेदभाव उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर एक पॉइंट ये लिख लिया आप लोगों ने, दूसरा पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है या दूसरे देश की नागरिकता है उसके पास, और वो भारत सरकार के अधीन कोई जॉब करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रघुराम राजन थे, वो आरबीआई के गवर्नर थे और भारत सरकार के अधीन जॉब किया करते थे। वो अगर उनका देश या कोई और अन्य देश उनको कोई उपाधि देना चाहे तो उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तभी वो उस पद को या उस उपाधि को धारण कर सकते हैं, और भारतीय नागरिक को इस प्रकार की कोई भी उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं है। अगली बात, ये जो उपाधि देने की बात की गई है जिसका प्रयोग ना करें, ये राज्य के खिलाफ है। यानी कि राज्य आपको कोई उपाधि देता है तो आपको कौन सा प्रयोग करना है, कौन सा प्रयोग नहीं करना है, व्यक्तिगत आधार पर ये नहीं लग सकता। यानी कि अगर मैं आपको कोई प्रेम से मान लीजिए राय साहब कहना शुरू कर दूं या नवाब साहब कहना शुरू कर दूं, तो आप ना तो राय साहब बन जाएंगे ना नवाब साहब बन जाएंगे। ये क्या है, प्रेम की बात है, और प्रेम के आधार पर हम ये बात कहते हैं। यानी कि व्यक्तिगत आधार पर दी हुई उपाधि को आप लोग स्वीकार कर सकते हैं। जैसे गांव में आप जाएं तो बहुत सारे आपको वकील साहब मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको कलेक्टर जी मिल जाएंगे, बहुत सारे सेक्रेटरी जी मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ प्रेम से जो लोग थोड़ा सा ज्ञान, डॉक्टर साहब बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये क्या है, जनता ने उनको प्रेम से ये बात दे दी, तो ये व्यक्तिगत स्तर पर नहीं करता लागू होता है, ये लागू होता है राज्य के विरुद्ध। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी बातें उपाधियों के अंत के बारे में क्लियर हो गई होंगी, और ऐसा कोई विषय इसमें बचा नहीं है जो आपके बारे में। हाँ, एक चीज बता देते हैं कि 1978 में 1978 में, अगर कभी तथ्य बन के आया प्रीलिम्स में तो आ जाएगा, वरना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार, बताएंगे आगे चलकर इसके बारे में, तो उन्होंने क्या करा था, ये पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया था। इन्होंने कहा ये विभेदन पैदा करते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं, इनको बंद करो, ना होगा बास ना बजेगी बांसुरी, तो इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1980 में 1980 में जब फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो इन्होंने क्या करा, इसको फिर से
प्रारंभ कर दिया, यानी कि पद्म पुरस्कार देने प्रारंभ कर दिए। लगभग 2 साल 78 और 79 में ये बंद रहा। 1980 से जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तब से इसको पुनः प्रारंभ कर दिया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा छोटी सी क्लास होगी आज। कल से हम लोग अनुच्छेद 19 का अध्ययन करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो देखा करिएगा, है ना, तभी आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। और सर की भी देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सब लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और थोड़ा सा आपका प्यार की भी आवश्यकता है। जल्दी आपको ये सब कुछ पूरा पैकेज मिलेगा, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। कंप्यूटर पर भी मैं काम करवा रहा हूँ और सर के लिए जल्दी वहाँ पर भी काम होता रहेगा आपके लिए। तो पंचऋषि क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा और प्रेम देते रहिएगा। चलिए कल हम लोग अनुच्छेद 19 का अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे। पूरी एक क्लास अनुच्छेद 19 पर लगेगी, डिटेल में है बात, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।